हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में, जहां पर मिलता है आपको कंप्लीट स्कूल एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला करते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, और हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 7 ग्रेविटेशन को। इस चैप्टर में हमने सबसे पहले पोर्शन में देखा था कि किस तरीके से दो द्रव्यमान एक दूसरे के ऊपर आकर्षण बल लगाते हैं, जिसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। साथ ही साथ हमने समझा कि किस तरीके से पृथ्वी अपने आसपास जितने भी पिंड अवेलेबल हैं उन पिंडों को अपने केंद्र की तरफ आकर्षित करती है। फिर हमने समझा कि इसी प्रकार से पृथ्वी के सराउंडिंग्स में कुछ नेचुरल सैटेलाइट्स और कुछ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी हैं जो कि पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा कर रहे हैं। इसी सिलसिले में हम डिस्कस करने वाले इस सेशन में तुल्यकारी उपग्रह, या फिर इसको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी कहते हैं, है ना, भूस्थायी उपग्रह भी कहते हैं, और ध्रुवीय उपग्रह के बारे में डिस्कस करने वाले। मतलब ये दो टाइप के उपग्रह हैं जो कि हमारे पृथ्वी के चारों तरफ कृत्रिम उपग्रह बेसिकली जो कि चक्कर काट रहे हैं। तो चलिए फटाफट से हम शुरू कर लेते हैं इस सेशन को, जहां पर हम डिस्कस करने वाले इन दोनों ही टॉपिक्स को। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं तुल्यकाली या फिर भूस्थायी उपग्रह की। नाम से क्लियर है कि यह भूस्थायी है, तो सुनने में ऐसा लगता है कि हमारी पृथ्वी के साथ में यह स्थायित्व रखेगा। अब मैं कहता हूं कि पृथ्वी तो घूम रही है और उपग्रह भी पृथ्वी को घूमेगा। अब पृथ्वी क्या परिक्रमण कर रहा है, उपग्रह पृथ्वी भी घूम रही है, तो स्थायी कैसे हुआ? तो स्थायी होने का मुख्य कारण ऐसा है कि अगर मैं कहता हूं कि हमारी पृथ्वी 24 घंटे में एक कंप्लीट रोटेशन ले लेती है, हमारी पृथ्वी 24 घंटे में क्या करे भैया, एक कंप्लीट रोटेशन ले रही है। तो ये जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं, ये जो सैटेलाइट है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ये सैटेलाइट भी 24 आवर्स में ही एक कंप्लीट रोटेशन ले लेता है। अब यहां पे कोई अगर व्यक्ति होगा तो इसको कैसा प्रतीत होता है भाई? तो यहां पर खड़े व्यक्ति को हमेशा ही दिखता है कि यह सैटेलाइट यहीं पर है। अगर ये घूम करके पृथ्वी यहां तक में पहुंच गई, यहां तक में, तो यह सैटेलाइट भी यहां पहुंच जाएगा, सैटेलाइट भी यहां पहुंच जाएगा। तो इस व्यक्ति को हमेशा कैसा लगेगा कि ये जो है सैटेलाइट पृथ्वी के साथ में बिल्कुल स्थिर है। मैं जितना इधर चल रहा हूं ये भी इतना चल रही है, तो ये अल्टीमेटली कैसा समझ में आ रहा है भाई कि ये भूमि के यानी पृथ्वी के साथ में स्थिर है, इसलिए इसको तुल्यकाली कहते हैं। तुल्यकाली का मतलब कि इसका जो टाइम पीरियड है, जो इसकी टाइम पीरियड है, जो इसका परिभ्रमण काल है, वो भी 24 घंटा है, यानी पृथ्वी के तुल्य है, इसीलिए इसको तुल्यकाली कहते हैं। और भूस्थायी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये स्थायित्व का अनुभव करा रहे हैं, ये हमारी पृथ्वी के साथ में ये भी घूम रहे, तो मतलब ये स्थायित्व का अनुभव करा रहे हैं, इसलिए कहते हैं। तो मतलब यहां पर हम कह रहे हैं कि यदि कोई कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के अक्ष के लंबवत भूमध्य रेखीय तल में पृथ्वी पर पश्चिम से पूर्व की ओर 24 घंटे में पृथ्वी का एक परिभ्रमण पूर्ण कर लेता है, तो पृथ्वी के किसी स्थान से देखे जाने पर वह उपग्रह स्थिर दिखाई देगा। ऐसे उपग्रह को ही तुल्यकाली या भूस्थायी उपग्रह कहते हैं, है ना। इसी को हम सिंक्रोनस या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी 24 घंटे में, मतलब उपग्रह भी 24 घंटे में एक बार घूम जा रहा है और पृथ्वी भी अपनी जगह पर 24 घंटे में एक बार घूम रही है, तो दोनों ऐसा साथ साथ चलते हुए दिखेंगे। इसके उपयोग की अगर बात करें तो देखिए, जब इसका उपग्रह का उपयोग दूर संचार के लिए किया जाता है, टेलीकम्युनिकेशन के लिए किया जाता है, तो इसे संचार उपग्रह भी कहते हैं, है ना। टेलस्टार, है ना, क्या टेलीस्टार पहला संचार उपग्रह था जिसे यूएसए ने सन 1962 में स्थापित किया था। यूएसए ने सबसे पहला अपना एक संचार उपग्रह 1962 में स्थापित किया था। वो बेसिकली जियो सिंक्रोनस या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट थी, जो कि संचार के रूप में, संचार के लिए, मतलब इसमें होता क्या है, आप ऐसा समझ सकते हैं, एक सैटेलाइट यहां पर है, तो अगर मैं पृथ्वी के किसी कोने से कुछ सिग्नल्स को भेजना चाहता हूं, तो मैंने यहां से एक टावर पर ऐसा लगाया और यहां से मैंने कुछ सिग्नल को ट्रांसमिट की। अब ये सिग्नल निकला, जरा समझिएगा, अगर ये सैटेलाइट नहीं होता तो ये सिग्नल ऐसे निकल के अपने आप इधर साइड में डेस्टिनेशन पे तो पहुंचता नहीं, ये सिग्नल अपने आप मुड़ेगा तो है नहीं, क्योंकि भाई लॉ तो ये कहती है कि अगर ये सिग्नल यहां से निकला तो इसी डायरेक्शन में ये बढ़ता चला जाएगा और ये बाहर ही हो जाएगा। लेकिन इसने पाया बीच में एक सैटेलाइट, ये क्या है भाई, ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। अब इस सैटेलाइट ने क्या किया, तो इसको रिफ्लेक्ट किया, ये यहां पर रिफ्लेक्ट किया।
अब जब रिफ्लेक्ट किया तो दूसरे छोर पर अब क्या चाहिए, तो यहां पर मेरे को रिसीवर एंटीना अवेलेबल है। ये ट्रांसमीटर एंटीना था, वो रिसीवर एंटीना है। रिसीवर एंटीना ने ये जो सिग्नल ट्रांसमिट हुआ था उसको रिसीव कर लिया। अब अगर ये सैटेलाइट वाला पोर्शन आप सोचो ना, ये अगर ये वाली चीज यहां पर नहीं होती, ये होती ही नहीं, तो ये तो सिग्नल सीधे सीधे निकल जाती, यहां तो कभी आ ही नहीं सकते थे। अब तो सैटेलाइट किस तरीके से काम आ रहे हैं भाई, तो एक तरीके से आपको ये रिफ्लेक्टर के रूप में जो दिख रहे हैं, इस तरीके से सैटेलाइट एक जगह से दूसरी जगह तक हमें कम्युनिकेशन करने में मदद करते हैं। ठीक है, अब पृथ्वी के किसी भी कोने पे, चूंकि पृथ्वी तो गोल है, अब इसके किसी भी कोने पे मुझे भेजना होगा कुछ सिग्नल, तो इन सैटेलाइट्स की मदद से हम भेज सकते हैं इजीली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस कक्षा में ये सैटेलाइट, कौन सी, जियो स्टेशनरी है ना, जो सिंक्रोनस सैटेलाइट है, जिस कक्षा में घूमती है उस कक्षा को हम पार्किंग कक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, पार्किंग कक्षा कहते हैं, पार्किंग ऑर्बिट के नाम से जानते हैं। ये देखिए, ये हमारी पृथ्वी है और अक्षों के परितः, ये अक्षों के परितः ऐसा घूम रही है, तो इसीलिए इसको तुल्यकाली कहते हैं। ये दिख रहा है, ये वाला जो सर्कल दिख रहा है, ये वाला, ये अक्ष के परितः है, पृथ्वी के अक्ष के परितः, इसीलिए इसको हम कहते हैं पार्किंग कक्षा, है ना। क्या कहते हैं इसको, पार्किंग कक्षा। ठीक है, और ये जो प्लेन आप देख रहे हैं यहां पे, जो हमने ये जो डार्क किया हुआ है, ये प्लेन को ही हम कहते हैं क्या, भूमध्य तल। मतलब ऑरेंज को ना ऐसा बीचों बीच ऐसा काटो, वो वाला तल है, उसी के परितः इस तरीके से घूम रही है हमारी तुल्यकाली उपग्रह। ठीक है, और टाइम पीरियड सेम रहने वाला है। तो अगर मैं इसके लिए बात करूं कि भाई पृथ्वी तल के ऊपर पार्किंग कक्षा की ऊंचाई, है ना, अगर निकालना चाहें और टाइम पीरियड निकालें, तो देखिए किसी उपग्रह का परिक्रमण काल निम्न समीकरण से दिया जा सकता है, जैसा t इक्वल्स टू 2 पाई r अंडर रूट ऑफ, ये हम लोगों ने प्रीवियस वन सेशन में निकाला भी, 2 पाई r अंडर रूट ऑफ r प्लस h का होल क्यूब अपॉन में g। ठीक है, और इसी तरीके से अगर आपको हाइट की कैलकुलेशन करनी कि कितने हाइट पर अगर ले जाएंगे कि ये घूमना शुरू करेगा, तो हमें पता है जैसे जैसे हाइट बढ़ाते जाते हैं टाइम पीरियड बढ़ते जाता है। जैसे जैसे हाइट पृथ्वी तल से बढ़ाएंगे टाइम पीरियड बढ़ने जाता है, मतलब परिक्रमण काल बढ़ते जाता है, और जैसे जैसे पास आते हैं परिक्रमण काल कम होता है। कारण जैसे जैसे हम पास आते हैं, जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है, जो कक्षीय चाल है, उसका मान बढ़ेगा तो टाइम कम लगेगा, और जैसे जैसे दूर जाएंगे तो कक्षीय चाल कम होगा, मतलब टाइम ज्यादा लगने वाला है। तो h ये होता है t स्क्वायर r स्क्वायर g अपॉन 4 पाई स्क्वायर थर्ड रूट माइनस r। इस फॉर्म के बराबर होता है कौन भाई, हाइट। इस हाइट पर ले जाकर के हम छोड़ सकते हैं अपने तुल्यकाली उपग्रह को, जियो स्टेशनरी हमारी सैटेलाइट को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, जरा इसकी यूटिलिटी की बात करते हैं हम जरा, है ना, या फिर यूं कहें इसके लिए कुछ शर्तें, कुछ कंडीशंस, किस कंडीशन पे ये काम करता है। तो इसके लिए कंडीशन पहली तो ये है कि तुल्यकाली उपग्रह का परिक्रमण काल पृथ्वी के अपने अक्ष के परितः परिभ्रमण काल के बराबर, अर्थात 24 घंटे। अगर किसी को परिक्रमण मतलब करना है पृथ्वी के अराउंड और उसको तुल्यकाली कहलाना है, मतलब भूस्थायी कहलाना है, यानी स्थान भूमि से लेकर के जो एक लाइन ऑफ ज्वाइनिंग जो होगी वो अगर चेंज नहीं करवाना है, तो पृथ्वी अगर 24 घंटे में एक रोटेशन कंप्लीट कर रही है तो उसे भी 24 घंटे में एक रोटेशन कंप्लीट करना होगा। ऐसे ही ऐसी कक्ष में परिभ्रमण करना चाहिए जिसका तल भूमध्य रेखीय तल तथा उसके संकेंद्री मतलब कंसेंट्रिक हो। इस प्रकार तुल्यकाली उपग्रह की कक्षा तल के पृथ्वी के घूर्णन के अक्ष के लंबवत। जैसे घूर्णन अक्ष पृथ्वी की क्या है, मैं अगर पृथ्वी की बात करता हूं तो पृथ्वी के जो घूर्णन अक्ष है, पृथ्वी के जो घूर्णन अक्ष है वो ये है। या फिर मैं ऐसा भी ना बात करूं तो थोड़ा सा और ऐसा बात कर लेता हूं, पृथ्वी की जो घूर्णन अक्ष है ये ऐसी होगी, पृथ्वी ऐसी घूम रही है, और ये जो तुल्यकाली उपग्रह घूम रहा है ये इसके लंबवत, ये इस ऑर्बिट में घूम रहा है। ये है हमारी ये ऑर्बिट जिसमें भूस्थायी उपग्रह, इसमें भूस्थायी उपग्रह घूम रहे हैं। ठीक है, मतलब इसके लंबवत है। इसके अलावा थर्ड कंडीशन, पृथ्वी तल से इसकी ऊंचाई लगभग 36,000 किलोमीटर होनी चाहिए। ये जो पृथ्वी तल से इसकी हाइट है ये 36,000 किलोमीटर है।
36,000 किलोमीटर पर जब जाएंगे तो टाइम पीरियड है ना, हाइट कितनी भैया 36,000 किलोमीटर पे जब जाएंगे तो हमारा जो टाइम पीरियड होगा वो हो जाएगा 24 आवर्स, 24 घंटे में एक बार कंप्लीट घूमने लगेगा। इस उपग्रह के घूमने की दिशा पृथ्वी के घूमने की दिशा में ही हो, जो पृथ्वी घूम रही है उसी के दिशा में इसको भी घूमना पड़ेगा, है ना। पृथ्वी की घूमने की दिशा और जो तुल्यकालिक उपग्रह है जिसको जियोस्टेशनरी होना है उसकी घूमने की दिशा सेम होनी चाहिए। चलिए अब उपयोग की बात करते हैं। तो इसका पहला उपयोग तो यह हो गया भाई कि वायुमंडल की ऊपरी सतह का अध्ययन करेगा, क्योंकि 36,000 किलोमीटर पर है, यानी वायुमंडल से ऊपर है ये, है ना। हमारी जो गैसीय वायुमंडल है इससे ऊपर है, क्योंकि हमें यह भी पता है कि जब किसी सैटेलाइट को हम लॉन्च करते हैं तो उसको हमारे वायुमंडल क्षेत्र से ऊपर ले जाकर के रखते हैं। रीजन कि हमारे वायुमंडल में वायु के घर्षण द्वारा जो हीट प्रोड्यूस होगी उसके कारण जो सैटेलाइट है वो जल जाएगा। अगर उसके ऊपर रख देंगे तो वहां पर वो जलने से बच जाएगा, मतलब हीट वहां पर नहीं आएगी, वहां पर तापमान नहीं होगा, घर्षण नहीं होगा बेसिकली, इस वजह से वो जलने से बच जाता है। तो 36,000 किलोमीटर तो वैसे बहुत ज्यादा है, वहां से हम अपने वायुमंडल के बारे में पूरा अध्ययन कर सकते हैं। तो वायुमंडल के ऊपरी सतह का अध्ययन हो जाता। मौसम की भविष्यवाणी, अब वायुमंडल के ऊपरी सतह में है तो जो भी मौसम में हलचल है, जो भी चेंजेस देखने को मिल रहा है वो हम इजीली बता सकते हैं। अच्छा एक पॉइंट और है, अगर अर्थ यहां पर है और कोई ऐसा चल रहा है, मतलब क्या, एक ये स्टेशनरी कह लो या फिर आप ये कह लो ये अलग वेलोसिटी से चल रहा है और यहां पर एक है वो अलग वेलोसिटी से चल रहा है, तो कभी ये यहां की इमेज क्लिक कर रहा होगा तो कभी ये यहां की इमेज क्लिक करेगा। मतलब मैं कह रहा हूं कि मेरी गाड़ी तेज चल रही है और पड़ोस में स्लो गाड़ी चलाने वाले बहुत सारे लोग निकल रहे हैं, तो हर बार मैं किसी ना किसी दूसरे व्यक्ति को देखते हुए जाऊंगा ना अपने लेफ्ट हैंड साइड में अगर देख रहा हूं तो। लेकिन अगर मैं भी उसी स्पीड से चल रहा हूं, मेरा पड़ोसी भी उसी स्पीड से चल रहा है, तो जब मैं पड़ोसी को देखूंगा तो मैं सिर्फ उसी पड़ोसी को देखूंगा, दूसरा नहीं देखने को मिलेगा। इससे क्या बात समझ में आती है? तो इससे सिंपली ये बात समझ में आती है कि भैया अगर हम दोनों की वेलोसिटी अलग अलग है तो हम अलग अलग चीजों की ऑब्जर्वेशन कर सकेंगे, और अगर हम दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई तो हम सेम चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो अगर मैं और मेरा पड़ोसी सेम कार चला रहे, बिल्कुल सेम टू सेम चल रहा, बराबर से चल रहे, तो अगर पड़ोस में कुछ भी हलचल होता है, उसमें कुछ भी चेंजेस होता है, तो उसको मुझे पता करना, आइडेंटिफाई करना आसान होगा कि ऑन गोइंग उसके अंदर चलने वाली जो चेंजेस है वो मैं इजीली देख सकता हूं। लेकिन अगर मेरी वेलोसिटी ज्यादा या कम रही तो मैं उसमें चेंजेस जब अगली बार आऊंगा वहां पर तब जाके स्टडी कर पाऊंगा। तो इसलिए कहते हैं कि वायुमंडल की जो ऊपरी सतह उसका अध्ययन कर लिया, मौसम का भविष्यवाणी करना आसान हो गया। संचार उपग्रह के रूप में जैसे टीवी और टेलीफोन के सिग्नलों को दुनिया भर में इजीली प्रसारित कर लेता है, ठीक है। और पृथ्वी की वास्तविक आकृति का पता लगाने में भी इसने हेल्प करी। जो पृथ्वी की एक्चुअल डायमेंशन है, जिसको हमने कंसीडर किया हुआ है कि भाई ये गोला है, लेकिन हमें पता है कि ये चपटी है, गोलिया तो नहीं है, तो उसमें भी हमें यह हेल्प किया। इसके साथ साथ उल्का पिंडों के अध्ययन के लिए, अब चूंकि हम बहुत बाहर हो गए, मतलब हमारे वायुमंडल से बाहर हो गए, तो हम इजीली उल्का पिंड जो होंगे, जो पृथ्वी की तरफ गिर रहे हैं या फिर पृथ्वी से दूर जा रहे हैं या फिर उसके समीप आने के लिए हैं, उन सब के बारे में हम इजीली स्टडी कर पाएंगे, क्योंकि गैसीय माध्यम से दूर हो चुके हैं हम, तो बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स अब नहीं बचे हैं। ब्रह्मांड से आने वाली किरणों का भी अध्ययन किया जा सकता है, क्योंकि हमें पता है हमारे वायुमंडल द्वारा जो सूर्य की किरण आ रही है उसमें से बहुत सारी चीजों का प्रकीर्णन कर दिया जाता है, बहुत सारी विकिरणों को अवशोषित कर लिया जाता है। जैसे पराबैंगनी किरण, आपको पता है कि ओजोन क्या करती है भाई, एब्जॉर्ब कर लेती है, और हम पराबैंगनी किरणें हमारे अर्थ पे पहुंचने से रोक लेती है। लेकिन अब धीरे धीरे जिस तरीके से हम क्षरण किए जा रहे हैं ओजोन लेयर के अंदर, उसकी वजह से हमारे यहां पर जो पराबैंगनी किरणें हैं, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, वो पहुंचना शुरू हो गई है। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे विकिरण हैं उसके अंदर, उन सबको स्टडी कर सकते हैं हम इजीली, किसके जरिए भाई, तो हमारे जियोस्टेशनरी सैटेलाइट के जरिए। तो ये इसके क्या हो गए, ये हो गए इनकी यूटिलिटीज, इनके उपयोग। अब इसी तरीके से मैं बात करूं ध्रुवीय उपग्रह की, मतलब पोलर सैटेलाइट की, तो जो देखिए भूमध्य तल में जो घूम रहे थे, है ना, जो भूमध्य तल में घूम रहे थे उनको जियोस्टेशनरी कहा, सिंक्रोनस कहा। और जो पोल्स के अलोंग चलेंगे, पोल्स मतलब क्या भाई, जो ध्रुवों के परितः घूमने वाले, ये देखिए ये ध्रुवों के परितः घूम रहे, ये ध्रुवों के परितः, इसलिए इसको ध्रुवीय कक्ष भी कह रहे हैं, और इसको भूमध्य तल कहते हैं, जिसमें हमारा पार्किंग कक्ष जिसको कहते हैं, जिसमें जियोस्टेशनरी सैटेलाइट है। लेकिन ध्रुवीय मतलब जो ध्रुवों की तरफ, मतलब साउथ और नॉर्थ, वर्टिकली कह सकते हैं आप। देखिए
ध्रुवीय उपग्रह उस उपग्रह को कहते हैं जो उस तल में घूमता है जो ध्रुवों से होकर गुजरता है तथा भूमध्य रेखीय तल के लंबवत होता है। भूमध्य रेखीय तल ये थी ईस्ट वेस्ट वाली, और ये नॉर्थ साउथ वाली है। ठीक है, जिस कक्ष में ध्रुवीय उपग्रह घूमता है उसे ध्रुवीय अक्ष कहते हैं। ध्रुवीय उपग्रह का उपयोग दूरस्थ स्थानों की सूचना देने में किया जाता है, अतः इसे दूर संवेदी उपग्रह मतलब रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट भी कहते हैं। ठीक है, रिमोट सेंसिंग मतलब दूर दराज की बहुत सारी इंफॉर्मेशन सूचना देने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है। ये वहां पर हमारे लिए बहुत ज्यादा कारगर है। उपयोग देख लेते हैं। इसका उपयोग है भाई कि फसलों को रोगों से फसलों में जो रोग आने वाले हैं उनसे आप पता कर सकते हैं, क्योंकि आप रिमोट सेंसिंग की बात कर रहे हैं, मतलब दूर से चीजों को सेंस कर पाने की बात करें, दूर से चीजों की मैपिंग कर पाने की बात कर रहे हैं। मिलिट्री में शत्रु सेना की जासूसी करने में भाई इसकी यूटिलिटी जो मिलिट्री में है वहां पर भी होती है, ताकि आप है ना दूसरे कंट्री के जो जासूस हैं या वटेवर जो भी आपको डिटेल्स चाहिए वो डिटेल्स इजीली मैप कर सकता है, वो मैपिंग्स में आसान होता है ना। इसी तरीके से भूजल सर्वेक्षण के लिए कहां पर पानी है कहां पर पानी नहीं है ना, इन सभी चीजों को अब आपको पता है इतनी बड़ी पृथ्वी है, हर जगह जा करके तो ये सारी मैपिंग्स नहीं की जा सकती, हर जगह जा करके तो ढूंढा नहीं जा सकता कि कहां झरना है, कहां बंजर हो रही है, कहां पर गैसों का रिसाव हो रहा है, या फिर कहां पर ज्वालामुखी विस्फोट हो पा रहा है। ये सब चीजें हम इजीली नहीं कर सकते, लेकिन हम ध्रुवीय उपग्रहों के जरिए इसको कर सकते, इजीली हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं इनको। चंद्रमा, बुध और मंगल के भूतल के मानचित्रण में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है ना। इजीली हम इनकी इमेजिंग कर पाते हैं, और हम वहां का जो भूतल है किस तरीके से, जैसे हमने कहा कि मंगल लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, लाल होता है, तो उसके बारे में हम यहां से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। साथ ही साथ ये जो मैंने अभी आपको कही प्रदूषण स्रोत की जानकारी, जैसे मान लीजिए कहीं वोल्केनोज इरप्शन होना शुरू हो गया है ना, ज्वालामुखी विस्फोट होना शुरू हो रहा है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कब ज्वालामुखी विस्फोट होने वाला है या फिर कहां हुआ है। अब कोई वहां होगा, खबर करेगा, पता चलेगा, लेकिन अगर कोई वहां नहीं है, कहीं जंगल में है, कहीं बहुत दूर दराज इलाके में, तो कैसे पता चलेगा वोल्केनोज इरप्शंस के बारे में। तो भाई इसके जरिए हम पता कर सकते हैं कि वहां पे है ना बहुत धुआं, गर्द, गुबार, ये सारी चीजें आनी शुरू हो रही है, या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन एरियाज जिनको आप इससे सेंस कर सकते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर एरिया जहां से बहुत ज्यादा पॉल्यूशन आ रहा है, तो उसमें भी इसको यूज करते हैं। साथ ही साथ अवांछित भूमि के नक्शे बनाने, मतलब ऐसी जगह जहां हम पहुंच नहीं सकते उनके नक्शे बनाने, जंगल है उसका नक्शा बनाना है, एक जंगल के अंदर नदी बह रही है उसका नक्शा बनाना है। अब ये सब बड़ा टिपिकल काम है ना, कौन जाएगा वहां पे नाप के कैसे बनाया जाएगा, तो उसकी मैपिंग करने के लिए भी इसको हम इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ अकालग्रस्त क्षेत्रों का पता लगाने में, अब देखिए अब चूंकि मोबाइल फोन आने के बाद में ये वाली चीज जैसी हो गई है ना, ये वाली जो चीज हो गई वो आपको लगेगा कि अरे क्या ही बात कर रहे हो, जहां अकाल पड़ेगा वो पता नहीं चलेगा क्या, सबको पता चल जाता है कि भैया यहाँ अकाल पड़ा है। लेकिन आप थोड़े समय पहले की सोचिए, जब मोबाइल फोन्स नहीं थे, तब अगर पता करना हो सेंट्रली कि कौन सा ऐसा इलाका है जो बंजर होता जा रहा है, दिन प्रतिदिन वहां पे है ना ग्रीनरीज कम हो रही है, इनका अगर पता करना है, जैसा आपने सुना होगा अमेज़न के जंगल कि बहुत बड़ा जंगल है, उसमें मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए भी लोगों को सोचना पड़ता है, घना जंगल है, बहुत सारे एनिमल्स है, बहुत सारी चीजें, तो वो उस तरीके की चीजों का पता कैसे करेंगे। जैसे अकालग्रस्त की बात करें तो उसके जंगल के बीचों बीच पता चल रहा है कहीं पे कि किसी केमिकल के कारण या कुछ रिसाव गैसों के होने के कारण भी जंगल पूरा बंजर हुए चले जा रहे, या फिर आग लगी हुई है उस तरह, तो इन सभी चीजों का पता करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो जो टारगेट हमने इस सेशन के लिए सेट किया था कि हम डिस्कस करने वाले हमारे तुल्यकाली उपग्रह की, मतलब जियोस्टेशनरी सैटेलाइट की, एंड उसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे पोलर सैटेलाइट की। हमने इन दोनों की डिस्कशन कर ली, इसकी यूटिलिटीज की बात कर ली और कंडीशंस की भी बात कर ली। तो मैग्नेट ब्रेन्स भाई हमेशा से कमिटेड एक हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, एंड ये सारे ही कोर्स कंटेंट हम लेकर के आते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ये पूरा कोर्स कंटेंट आपको मिल जाता है NCERT बेस्ट, मतलब आप किसी भी स्टेट बोर्ड से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम आपके लिए पूरा कोर्स कंटेंट लेकर के आते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं और इंप्रोवाइजेशन और इंप्रूवमेंट, तो सिंपली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक को फॉलो कीजिए एंड चेकआउट कर सकते हैं अपने लिए बुक्स एंड ई बुक्स, जो कि अब हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है। तो जिस तरीके से आप हमसे कनेक्टेड है हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पे, इसी तरीके से हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, दैट इज फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर, जहां पर आपके कोई सजेशंस, कोई सुझाव हो वो हम तक पहुंचा सकते हैं, एंड हमारी तरफ से कोई नई अनाउंसमेंट आती है वो फटाफट आप तक पहुंच सकती है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड इसे अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हम लेकर के आ रहे हैं अगले सेशन में कुछ और धमाकेदार वीडियोस।
तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।